सो हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे थे कि इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने थ्री थ्री टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी। कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी पता है आपको? गुड मॉर्निंग रिया एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी गुड मॉर्निंग खत्म हो गया हो तो आप लोग जरा फोकस करो क्लास में चल क्या रहा है। ओके, चलो देखो फिर बताओ मुझे यहाँ पे कौन कौन सी इक्वेशन आपने पढ़ी थी जरा। दशरथ। किस कौन कौन सी पढ़ी थी आपको याद है क्या? किसी को नहीं याद? बेटा इक्वेशन आपने पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। किसको किसको पता है ये आपने पढ़ा था? फिर आपने क्या पढ़ा था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्या ये पढ़ा था आपने? यस सर। ये क्या यस चीजें हैं? सर। ये क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये मोशन की ना इक्वेशंस दी गई थी, ये भी न्यूटन्स नहीं दी थी। ठीक है, अभी आप बात करेंगे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन की। ये इक्वेशन ऑफ मोशन था। आज आप पढ़ोगे लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, जरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है। ये भी थ्री टाइप के होते हैं बेटा। लॉज ऑफ मोशन भी कितने हैं? वन टू और थ्री हैं। कितने? वन टू और थ्री हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन भी थ्री टाइप के थे। तो कंफ्यूज मत होना कि दोनों चीजें क्या हैं। ठीक है, वहां पर इक्वेशन एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास? थ्योरी रहेगी जिसको आपको समझना है। ठीक है, तो थ्योरी में जो चीजें समझाऊंगा ना उन चीजों को जरा क्लियर करके चलना कि क्या हमने बोला है। ओके, तो सबसे पहले ना जो मोशन जो रूल आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ हाँ। फर्स्ट लॉ? यस, एनी प्रॉब्लम? सो यहाँ पे मैंने क्या बोला? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पर क्या आपको ये नेम याद रखना है पहली बात तो, कि कौन सा लॉ पढ़ने जा रहे हो। लॉ पहला लॉ जो है वो है बैलेंस एंड अनबैलेंस। बैलेंस समझते हो किसी चीज को, मतलब बैलेंस करके रखना किसी चीज को, मतलब क्या? मोशन को बैलेंस करके रखना। मोशन में जो भी चीजें हैं उन चीजों को बैलेंस करके रखना है। और अनबैलेंस भी उसी को करना है जो मोशन में है। ठीक है, आप मोशन पढ़ रहे हो ना, तो मोशन की चीजें आपको करनी है। और यहाँ पे फोर्स जो, यहाँ देखो फोर्स का नाम लिया गया। मोशन का जो फोर्स होता है ना, मोशन करते समय फोर्स जो आएगा उसको बैलेंस और अनबैलेंस करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे जरा ये समझो मेरे साथ। यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, इस चीज को आपको लिखना भी है और याद भी रखना है। इसकी मीनिंग जरा बता देते हैं क्या है। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो कंटिन्यू मतलब लगातार क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वो मोशन में रहेगा। ठीक है, या तो रेस्ट रहेगा या तो बैठा रहेगा आराम करेगा वहां पर, या तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन, या मतलब कि एक कंटिन्यू चाल से चलता रहेगा, कंटिन्यू स्पीड में रहेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस। ठीक है, क्या एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या होगा? वो या तो रेस्ट रहेगा या तो मोशन करता रहेगा, दो में से कोई एक काम जरूर करेगा। अनलेस की, ओके, जब तक कि क्या है उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो? काम ना करे। समझ रहे हो कुछ बात को? कोई चीज रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी, दो चीज, दो जगहों पर से एक तो रहेगी ही। ठीक है, ये बैलेंस और अनबैलेंस के रूल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। कोई चीज या तो बैलेंस रहेगी या अनबैलेंस रहेगी, मतलब मोशन में रहेगी या फिर नॉन मोशन में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। तो कब तक रहेगी? वो तब तक रहेगी जब तक कि एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक कि उस पर कोई बाहरी मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं नहीं करता है तब तक। ठीक है, प्रैक्टिकली समझाएं इसको कैसे होता है। ये बात समझ में आई? प्रैक्टिकली किसको किसको समझना है? प्रैक्टिकल बात करें इसकी। यस देखो सर। प्रैक्टिकल में हमारे पास क्या है?
कि जैसे आप ना एक बस में बैठे हो बेटा, ठीक है, आप बस में बैठे रहते हो, तो वहां देखो, आप ना बैठे हो तब तक, जब बस जो होती है स्पीड में होती है, तो आपको ना कुछ भी फर्क नहीं पता चलता। आप क्या स्पीड में हो तो लगातार कंटिन्यू स्पीड में रहते हो, ठीक है। अगर स्पीड में हो तो वहां पे कोई भी फर्क नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कौन सा, ब्रेक लगाई, ठीक है, आपने क्या किया, ब्रेक लगा दी, एक एक्सटर्नल फोर्स यूज हो गया। और ब्रेक लगाते ही देखोगे आप जो बैठे हुए थे ना, या तो आप आगे चले जाओगे, ठीक है, अनबैलेंस हो जाओगे, या तो आगे चलेगा या तो फिर पीछे आ जाओगे। दो में से कोई एक काम तो होना ही है। अगर बस आगे चल रही होगी तो आप आगे की तरफ झुक जाओगे, अगर आप बस पीछे चल रही होगी तो बस में पीछे की तरफ झुक जाओगे। दिस इज अनबैलेंस्ड। पहले आप बैलेंस हुए थे, मतलब जब बस चल रही थी तो बस के साथ आप भी चल रहे थे, और तब आप क्या थे, बैलेंस में थे। लेकिन जैसे ही आपको क्या एक एक्सटर्नल फोर्स मिला, कौन सा फोर्स मिला, ब्रेक वाला फोर्स मिला, तो क्या हुआ, ब्रेक वाले फोर्स के लगते ही आप में ना अनबैलेंस आ गया। मतलब आप या तो आगे की तरफ अनबैलेंस हो गए या तो पीछे की तरफ अनबैलेंस हो गए। इसे ही कहते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रूल। ठीक, अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे तो देखो ऐसे लेंगे कि अगर आप चेयर पे बैठे हो, ठीक है, ये चेयर हो गई, ओके, यहाँ पे आप सपोज करो ये चेयर है, और इसके ऊपर ना कोई पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, ये कोई पर्सन बैठा हुआ है यहाँ पर। अगर इसके ऊपर एक पर्सन बैठा है, अब ये क्या है कि अपने मन से नहीं हटना चाहता, चलो ठीक है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। इसको हटाने के लिए ना इसको धक्का देना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा। जैसे ही पुश करोगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वर्क करेगा इसके ऊपर। आपने कोई एक बाहर से फोर्स लगा दिया पुश करने के लिए, तो जैसे ही पुश करोगे ना तो एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये गिर जाएगा या अपनी जगह से हिल जाएगा। तो इसको अनबैलेंस करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, एक एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प ली। तो इस रूल में यही समझना था कि जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, वो अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक मोशन में रहेगी, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते, ठीक है, जब तक आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो क्या रहेगा, मोशन में रहेगी या रेस्ट में रहेगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लो, आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चला रहे हो तो आप कंटिन्यू पैडल मार रहे हो तो आप मोशन में कंटिन्यू हो, ठीक। अब आपको ना, अब साइकिल को रोकना है तो क्या करोगे, क्या आप मतलब पैडल मारना छोड़ दे, साइकिल तुरंत रुक जाएगी क्या, नहीं रुकेगी ना, वो धीरे धीरे रुकेगी। धीरे धीरे क्यों रुकेगी रुकेगी, क्योंकि आपके ऊपर ना एयर का प्रेशर जितना पड़ेगा ना, एयर जितना प्रेशर डालेगी आपके ऊपर, उतने ही प्रेशर के साथ आप उतने ही टाइम के अकॉर्डिंग रुक पाओगे। समझ रहे हो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर प्रेशर कितने जोर से लग रहा है, ठीक है, प्रेशर जितनी जोर से लगेगा उतनी ही जोर से आप रुक पाओगे। क्लियर इतनी बात। और कोई एग्जांपल आता है आपके दिमाग में तो बता सकते हो, किसी को और एग्जांपल पता है इस तरह से जिसमें फैन। आप बिना फोर्स के कोई भी काम नहीं कर पाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। सर फैन। किसी को पता है और भी कोई एग्जांपल। सर फैन। बताओ कोई है तो बोल सकता है। सर फैन। किसी को नहीं बोलना, हाँ तो ठीक है। देखो फिर यहाँ पर ना बैलेंस और अनबैलेंस के रूल में आपको ना ये चीज लिखनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद विशाल वर्मा, फैन, यस फैन राइट आंसर है आपका, ठीक है। जब तक आप स्विच नहीं बंद करोगे, जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, रिजू ने कहा फैन आंसर है, तो फैन बिल्कुल सही आंसर है रिजू, ठीक है। आप जब तक स्विच नहीं ऑन ऑफ करोगे तब तक क्या होगा, फैन आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। लाइट कंटिन्यू जलती रहे, बेटा लाइट में मोशन है क्या, हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ फोर्स और मोशन की बात चल रही है, लाइट में मोशन है क्या कहीं पर, नो। किसको किसको लगता है लाइट में मोशन है, नहीं है। आप ना, आप खुद का भी एग्जांपल ले सकते हो, आप ना रन कर रहे हो, ठीक है, आदित्य ने कह दिया नो, तो आप ना खुद रन कर रहे हो, जैसे आप रन कर रहे हो, अब आप रुकना चाहते हो, आप रुकने के लिए क्या करोगे, आप रुकने के लिए अपने पैरों के ऊपर एक फोर्स लगाओगे कि पैरों को ना रोकोगे अपने आप से, ठीक है। बिना आप फोर्स लगाए क्या आपके पैर रुकेंगे, आपका मन करेगा पैर को रोक देता हूं, अब चलो इसमें फोर्स लगाता हूं पैरों पे, आप रुक जाओगे, ठीक है। तो वहां पर भी एक फोर्स लगता है जो कि आपके पैरों को क्या करता है, रोकता है वहां पर, ठीक है।
तो हर चीज में ना उसके जो स्टेट है ना उसको चेंज करने के लिए एक कोई ना कोई फोर्स जरूर वर्क करता है। क्लियर इतनी बात। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने मोबाइल रखा हुआ है, सपोज करो मोबाइल रखा हुआ है, तो वो क्या है, रेस्ट में है इस समय, क्या है, आराम कर रहा है, उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है। ठीक है। अगर उसको अनबैलेंस करना है आपको, तो उसमें क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। आप उसको रन कराना चाहते हो या उसको उठा के इधर से उधर फेंकना चाहते हो, तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे कि नहीं। आप उसको हाथ से उठाओगे। ठीक है। आपके हाथ से ना जो फोर्स लग रहा है ना वही एक्सटर्नल फोर्स है। क्या आपके बिना हाथ लगाए उठ सकता था क्या वो। सोचो जरा, क्या बिना हाथ लगाए मोबाइल उठ सकता था। नहीं उठ सकता ना। तो इसका मतलब No. आपने ना एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जिसकी वजह से उस वो जो रेस्ट में था ना उसकी पोजीशन और स्टेट चेंज हो गया। तो इसी चीज को आप क्या बोलोगे, बैलेंस और अनबैलेंस रूल। क्लियर इतनी बात। तो ये चीज ना पूरा आपको समझ के चलना है कि ये चीज याद होनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके। तो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही चीज समझाना था कि बैलेंस और अनबैलेंस कैसे काम करता है। क्लियर इतनी बात स्टूडेंट्स। चलो आगे बताते हैं, सेकंड लॉ में आपको क्या पढ़ना है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप फर्स्ट लॉ को वो क्या बोलते थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ का एक और नेम होता था क्या। हाँ, ट्रेन। युगांक ने आंसर दे दिया, ट्रेन आए। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। जब तक ट्रेन में आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स के लिए क्या लगाते हैं ट्रेन में, बताओ जरा, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं। विशाल, मार्कर मत यूज करो बेटा, अगर सर आपको कुछ ब्रेक चीज का बोलनी यूज है। कर, हाँ, सर तो ब्रेक यहाँ पे का। आंसर मिल गया ब्रेक। ठीक है, आदित्य ने, युगांक ने आंसर दे दिया ब्रेक। तो ब्रेक क्या हो गया, एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रुक जाती है। तो आप जब तक ब्रेक नहीं लगाओगे ट्रेन रुकेगी नहीं, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया। रिया का भी आंसर मिल गया ब्रेक। ठीक है। तो यहाँ पर ना ये चीजें आपको समझनी है, कौन सी एक्सटर्नल चीजें लगाने से हमारा बैलेंस की हुई चीज अनबैलेंस हो जाती है, और जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस किया जा सकता है। ट्रेन जैसे चल रही थी तो अनबैलेंस थी। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, ब्रेक लगा दी, तो वो बैलेंस हो गई, रुक गई वहीं पर। अगर ट्रेन रुक गई है, अब बताओ जरा, ट्रेन रुक गई है तो वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। रुकी हुई ट्रेन जो है, बैलेंस स्टॉप है ट्रेन, सर। बैलेंस है या अनबैलेंस है। बैलेंस। बैलेंस है सर। सर बैलेंस। सर बताओ बेटा, बैलेंस। बैलेंस है या अनबैलेंस है। मेरे ख्याल से आप लोग आज पढ़ने के मूड में नहीं हो क्या। रिया ने आंसर दिया है बैलेंस है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, बैलेंस है। ठीक है, अगर बैलेंस है ट्रेन तो उसको अनबैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अनबैलेंस का मतलब हुआ उसको स्पीड में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट इंजन करना स्टार्ट। पड़ेगा। हाँ, इंजन स्टार्ट करके एक्सीलेटर लेना पड़ेगा ताकि वो स्पीड में आए। राइट। तो ये हाँ। चीजें ना पता होनी चाहिए कि बैलेंस से अनबैलेंस और अनबैलेंस से बैलेंस कैसे किया जाता है, और उसमें किस चीज की जरूरत होती है। अगर उस चीज को नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा। ओके। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तो वो अगर रेस्ट में है, बैलेंस में है, तो बैलेंस ही रहेगी। अगर मोशन में है तो मोशन ही रहेगी। कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क नहीं करता है। ये है फर्स्ट लॉ। ओके। क्लियर हुई यहां तक, यहां तक थ्योरी। आगे बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपको क्या समझना है, जरा उसकी बात समझो। ये इसको ना आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हो। क्या बोलोगे इसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे ना मोमेंटम का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। ओके। जरा समझना यहाँ पे हमने क्या सिखाया है उसकी बात करते हैं। देखो, जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपको यहाँ पे ना एक चीज लिख के दी गई है, the rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force. ओके। पहली बात तो आपको जो मोमेंटम की डिफिनीशन होती है मैं वो बता देता हूँ क्या होती है। ओके। मोमेंटम का ना ये समझो कि एक सेकेंड में या मोमेंट में, मोमेंट समझते हो बेटा, मोमेंट क्या होता है। सर बेसिकली कोई जगह चेंज होती, मूव होते। वो तो होता है मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट होता है। मैंने मोमेंट पूछा है, मोमेंट क्या होता है, जगह चेंज करना मोमेंट तो मतलब मूवमेंट होता है।
अच्छा, आज कोई प्रॉब्लम चल रही है सिस्टम में। रिया बोल रही है कि सब बोल रहे हैं लेकिन मेरे तक आवाज नहीं आ रही। हाँ, मेरे तक किसी भी स्टूडेंट की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है बेटा। अभी क्या प्रॉब्लम हुई है इसका तो कोई रिप्लाई नहीं है मेरे पास। बट ये सच है कि हाँ, आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं आ रही है। लेकिन चलो, ये अच्छा है कि मेरी आवाज आप तक जा रही है, तो मैं आपको समझाता चलता हूँ। आप आंसर मत दो आज, ठीक है। इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट टाइम में रिजॉल्व करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक, तो आज की क्लास में देखो मैं बोलता हूँ, आप सुनो सिर्फ। तो मोमेंट का मतलब देखो, मोमेंटम में ना एक चीज छुपी हुई है, मोमेंट। ठीक है। मोमेंट का मतलब ना ये समझो, पल भर। पल भर का मतलब समझते हो, क्षण भर में जो काम हो जाए। क्षण मतलब एक सेकंड के अंदर जो काम हो जाए। पल भर, क्षण मतलब पल भर और क्षण भर, ये समझते हो ना। ये जो सबसे छोटा टाइम होता है, सबसे कम टाइम में, क्षण भर में ये काम हो गया। कहते नहीं घर में, पल भर में ही दुनिया पलट गई। तो वो जो पल भर है ना, वो मोमेंट है आपका। है ना, मोमेंट मतलब कोई एक सेकंड का टाइम जो है वो मोमेंट है। तो वो एक सेकंड के टाइम में ना जो स्पीड और मास होता है ना, वो चेंज हो जाता है। मतलब ये समझो कि स्पीड और मास की वजह से चेंज हो जो आता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, क्षण भर में जो चेंजेस आते हैं उसे मोमेंटम बोलते हैं। और इसकी डिफिनेशन देने के लिए ना आप ये बोल सकते हो, मोमेंट इज अ प्रोडक्ट। व्हाट इज अ प्रोडक्ट मीनिंग? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। ओके, प्रोडक्ट मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई। मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो आपको बता देता हूँ, वेलोसिटी से तो आप बहुत अच्छी से परिचित हो, बहुत ही अच्छा है, आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है। बट व्हाट इज द मास? अब मास क्या होता है वो बात करते हैं जरा, कि मास क्या चीज है। ठीक है, सर तो आप वेट होता है, मार्केट, वेट फोर्स ज्यादा रखती है। समझ में नहीं आया आपने क्या बोला बेटा? हाँ, युगांक ने आंसर दे दिया, मोमेंट मीन्स पल भर। पल भर में मतलब क्षण भर में जो भी है। ठीक है, मास, विशाल वर्मा ने मास पे मार्क कर दिया। तो देखो, मैं ही बता देता हूँ, आप बीच में इंटरफेयर मत करो, ठीक है, क्योंकि कोई कोई फायदा नहीं, आपकी आवाज तक मेरे पास क्लियर आ भी नहीं रही है आज। देखो, मास का मतलब होता है ना, जैसे आप मार्केट में जाते हो या दुकान पे जाते हो, आपने बोला सर मुझे 5 kg ना शुगर चाहिए। क्या चाहिए? 5 kg शुगर। ये जो 5 kg है ना बेटा, दिस इज मास। आप जिसके ऊपर केजी और ये ग्राम लगाते हो ना, वो क्या होता है, उसका मास डिनोट करता है कि वो कितना भारी है और कितना किलो का है उसमें, वो चीज उसकी मास कहलाती है। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछेगा, हाँ सिंपल वे में आप बोल सकते हो वेट, बट वेट इज मास। ओके, वेट कितना है ये मास कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक जगह ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, एक जगह क्या है, ट्रक खड़ा हुआ है, और दूसरी जगह खड़ी हुई है बाइक, किसका मास ज्यादा हुआ बेटा? ट्रक और बाइक में किसका मास ज्यादा हुआ? सर तो ट्रक। आपका हाँ, क्योंकि उसका वेट ज्यादा होगा तो आप सिंपल सा कहोगे कि इसका जो ट्रक का जो मास है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो मास की मीनिंग समझ में आई। मास क्या होता है? मास को डिनोट किससे करते हैं बेटा? मास को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, या कभी कभी आपको कैपिटल एम भी मिलेगा। ओके, स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों चीज से आप डिनोट कर सकते हो। ये होता है मास। ठीक, तो आपको मोमेंटम कैसे निकलेगा? पी जो होता है, पी मतलब मोमेंटम। देखो, आप सिंबल याद रखना। वैसे एम फॉर मोमेंटम होता है, बट यहाँ पर एम नहीं यूज किया गया, यहाँ पी यूज किया गया है। पी मतलब होता है मोमेंटम, और पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम एंड वी। या फिर यू भी ले सकते हो। क्यों यू भी? क्योंकि ये भी तो एक वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो आप चाहे यू ले लो चाहे वी ले लो, बात एक ही पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप एम वी भी यूज कर सकते हो, एम यू भी यूज कर सकते हो। बताओ किसको किसको समझ में आया मोमेंटम का फॉर्मूला? क्लियर इतनी बात? ओके, हाँ, सबके आंसर मिल रहे हैं, ट्रक 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 सबका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, P इज इक्वल टू एम वी, आपको जो फॉर्मूला मिला, ये किसका फॉर्मूला है? ये है मोमेंटम का। मोमेंटम को डिनोट किससे करते हैं? P से डिनोट करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये देखो यहाँ पर भी लिखा है P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये बताओ बेटा, ये बताओ वेक्टर क्या होता है? किसी को पता है वेक्टर क्या होता है? एक होता है वेक्टर और इसका अपोजिट होता है स्केलर। ठीक है, तो मैं बता देता हूं ये क्या चीजें हैं। वेक्टर और स्केलर क्या है, जरा उसकी बात बताते हैं। ओके, आंसर मिल रहे हैं नो सर, तो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो बेटा, वेक्टर क्या होता है ना, वेक्टर उन चीजों को बोला जाता है जिनमें डायरेक्शन होती है।
क्या होता है, डायरेक्शन होती है, उनको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन होती है, DRICTION। तो यहाँ पे समझ जाना ये क्या लिखा है, डायरेक्शन लिखा है, डायरेक्टर लिखा है, गलती से डायरेक्टर लिख गया। ठीक है, डायरेक्शन लिखना है यहाँ पर। ठीक, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिसमें डायरेक्शन होगी ना वो क्या होता है, वेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये बताओ, टाइम टाइम चलता रहता है। ठीक है, टाइम एक क्वांटिटी है। क्या टाइम को डायरेक्शन की जरूरत है क्या? यस और नो में चैट में लिख के बताओ, क्या टाइम को डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं है, टाइम को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये वेक्टर हुआ या स्केलर हुआ? तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके बेटा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज बोलते हैं, स्पीड ले लो। एक क्वांटिटी होती है स्पीड और दूसरी है वेलोसिटी। इसमें बताओ कौन सी चीज वेक्टर है, कौन सी चीज स्केलर है? वेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, याद रहे। और स्केलर उसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो बताओ, क्या वेलोसिटी में डायरेक्शन की जरूरत है? आप यस और नो में आंसर दो, क्या वेलोसिटी में डायरेक्शन की जरूरत है? नो आंसर आ रहा है। क्या वेलोसिटी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है? आप सोच के देखो, मैंने जब थ्योरम समझाई थी या थ्योरी समझाई थी, मैंने कहा था आपको ए से लेकर बी तक जाना है। अगर आप बिल्कुल सीधा जाओगे और मिनिमम जाओगे, ठीक है, बिल्कुल सीधा कंपलसरी है, बिल्कुल सीधा जाना है, और क्योंकि सीधा जाओगे तभी तो मिनिमम जाओगे। और अगर आप टेढ़ा मेढ़ा जाते हो और पहुंचना आपको बी पर ही है, तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा गए थे इसको बोलते हैं स्पीड, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कहीं से भी होकर आओ, कोई मतलब नहीं है। बट आपको वेलोसिटी के टाइम पर ध्यान रखना होता है, आपको मिनिमम चलना है। और मिनिमम तभी चलेंगे जब आप बिल्कुल सीधा जाओगे। बोला था, किसको किसको याद आ रहा है? ठीक है, तो वेलोसिटी तब होती है जब मिनिमम चला जाता है, मिनिमम तभी चलोगे जब हम लोग सीधा चलेंगे। तो वेलोसिटी में सीधा चलना पड़ता है, मतलब कंपलसरी है कि आपको कम से कम चलना है और सीधा चलना है। इसका मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन हमें देखनी पड़ती है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया ये वेक्टर कैसे हुआ? और स्पीड में क्या होता है, आप किधर भी चले जाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे जितना चल कर आओ, नो प्रॉब्लम। आप 25-30 किलोमीटर घूम फिर कर आओ आराम से, नो प्रॉब्लम। मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, तो आप इसको क्या बोलते हो, स्केलर क्वांटिटी। दिस इज स्केलर। आ रही है बात समझ में? बताओ। ओके, तो वेक्टर और स्केलर यही चीज होती है कि जिसमें डायरेक्शन मिले वो वेक्टर है, और जिसमें डायरेक्शन नहीं मिले वो क्या है, स्केलर है। क्लियर? तो इस तरह से मोमेंटम को भी याद रखो कि जो मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आप जरा देखो, वेक्टर बना किससे, ये मोमेंटम बना किससे? ये बना है एम और वी से। एम और वी से बना है, मतलब वी मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन चाहिए। तो जब वेलोसिटी में डायरेक्शन चाहिए, इधर की चीज वेक्टर है, एल एच आर एच एस में जब वेक्टर मिल रहा है आपको, ठीक है, समझ रहे हो? आर एच एस में जब वेक्टर मिल रहा है तो एल एच एस वाला भी ऑटोमेटिकली वेक्टर ही बनेगा। क्या कहते हो, आई बात समझ में? मास में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता ना, ये ना तो स्केलर में आता है ना वेक्टर में आता है। ठीक है, तो v जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में गिना जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो मोमेंटम का फॉर्मूला समझ में आ गया। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड प्रोडक्ट डिनोटेड बाय p। p mass is denoted by m, v is denoted by velocity, so formula is created, p is equal to mv. This is your momentum and this is the second law of motion. ओके, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसके आगे एक और चीज पढ़नी है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब रेट आ गया, फिर से आप टाइम के अकॉर्डिंग बात करेंगे। मैंने एक दिन बताया था ना, रेट जो होता है वो टाइम वर्ड के लिए यूज किया जाता है। जो रेट होता है वो टाइम के लिए यूज किया जाता है। ऐसी चीज मैंने आपको कभी बताई थी क्या? हाँ, ईशान, यश, विशाल, सेजल, आदित्य, रिजू सब आंसर दे रहे हो। यस यस, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक नो है। हाँ,
तो रेट को ना टाइम भी बोलते हैं, ऐसा मैंने एक दिन बताया भी था आपको जब मैंने एक्सेलरेशन बताया था आपको। ओके, तो एक्सेलरेशन के टाइम में मैंने वहां पर जो रेट बताया था वो टाइम से ही रिलेटेड किया था। यहाँ भी वही चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम चेंज होते समय उसका जो टाइम के अकॉर्डिंग मोमेंटम चेंज होता है वही क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग रेट बनता है। तो कैसे फॉर्मूला कैसे बनता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ओके, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सपोज करो एक ट्रक खड़ा हुआ है यहाँ पर ना, ये ट्रक है, ठीक है, अभी ये खड़ा हुआ है, अब इसने ना चलना स्टार्ट कर दिया, ये गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया और ये यहाँ तक आ गया। अब पहले इसमें कुछ वेलोसिटी मतलब स्पीड रही होगी जिसको आप इनिशियल स्पीड बोलते हो या इनिशियल वेलोसिटी बोलते हो, राइट। फिर यहाँ पर लास्ट में भी कुछ रही होगी स्पीड, वी रहा होगा, समझ रहे हो। तो पहले का जो मास था, मास तो रहेगा ही ना, ट्रक भारी है, उसमें मान लो 1000 कुंटल का क्या है, ट्रक है आपके पास, 1000 कुंटल का एक ट्रक है, तो ये हो गया इसका मास, अभी भी 1000 कुंटल का ही है, मास तो कम होगा नहीं, उसका भार तो वेट तो कम हो नहीं सकता। वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है, वेलोसिटी हो सकता है पहले कितनी रही हो, 20 रही हो और अब आके कितनी हो गई हो, 80 हो गई हो, फाइनल में आपने हाईएस्ट स्पीड कितनी रख दी हो, 80 रख दी हो। तो मोमेंटम क्या बनेगा, तो इनिशियल मोमेंटम ये हो जाएगा mu। ओके, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, m और वेलोसिटी का मल्टीपल, तो इनिशियल वेलोसिटी ले लो चाहे फाइनल वेलोसिटी ले लो, दोनों में मोमेंटम बनना जरूरी है। तो हमने इनिशियल पे बात की तो mu बनेगा और फाइनल पे बात करेंगे तो mv बनेगा। समझ रहे हो ये बात। तो अब बताओ यहाँ पे चेंज कितना आएगा, तो पहले का मोमेंटम सॉरी लास्ट का मोमेंटम 80 है और पहले का मोमेंटम 20, तो चेंज कितना आया, टोटल 60 का चेंज आया कि नहीं आया, आया ना टोटल 60 का चेंज। और ये भी समझो जरा, आपने क्या किया यहाँ पर 20 में से 80 माइनस किया या 80 में से 20 माइनस किया, ये भी समझ के चलो जरा, 80 में से 20 माइनस किया ना, राइट। Yes, sir. 80 में हाँ 80 में 20 माइनस किया तो 80 क्या था, mv था, तो इसीलिए पहले mv रखेंगे बाद में mu रखेंगे। तो अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहले mv क्यों रखा, पहले mv क्यों रखा, क्योंकि ये ना हमेशा ग्रेटर वैल्यू मिलेगी आपको, कभी भी फॉर्मूला सॉल्व करने जाओगे तो mv जो होगा पहले रखना पड़ेगा और mu क्या होगा बाद में रखना पड़ेगा, ठीक है। mv माइनस mu हो जाएगा, ये हो गया मोमेंटम में चेंज, तो जितना भी चेंज आएगा वो यहाँ से पता चल जाएगा उसको माइनस करने से, और नीचे क्या रखना है टाइम, तो ये हो गया t, ठीक है। तो आप m और m दोनों में से कॉमन ले लो, दोनों में m कॉमन हो जाएगा तो अंदर बच जाएगा v माइनस यू। ओके, और अब मुझे ये बताओ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, v माइनस यू अपॉन टी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, किसको किसको याद है, I बिल्कुल know सही, that, sir. Yes, तो sir. याद है ना, सबको याद है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अगर नहीं याद है तो बुक को पलटो और पीछे देखो जाके, एक्सीलरेशन यही होता है, ठीक है। तो ये देखो क्या आपको यही चीज दिख रही है क्या, ये क्या लिखा हुआ है आप मुझे बताओ, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन ही तो होता है, ए ही तो होता है, तो इसीलिए इस चीज की जगह पर आपने ए यूज कर लिया। आ रही पूरी बात समझ में, मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकाला जा रहा है, ये पूरा थ्योरी समझ में आया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया, एम ए बन गया, वेयर ए इज क्या है, ए क्या है, ए इज एक्सीलरेशन एंड फॉर्मूला ऑफ ए इज v माइनस यू अपॉन टी, दिस इज योर एक्सीलरेशन। ओके, क्लियर है सबको यहां तक, सही चल रहा है ना सब कुछ। ओके, Yes, योगांश ने sir. भी प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो गए, ठीक है। तो ये ना फॉर्मूला आपको याद रखना है, P इज इक्वल टू एम वी होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक अलग चीज है, वहां पे टाइम को भी लेना पड़ता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम ए, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो यहां तक बात अगर समझ में आ गई हो तो फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको समझो जरा सा। According to Newton's second law of motion, rate of change of momentum is proportional to the applied force. Okay. तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, ये ना इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, इस पर जितना फोर्स लग रहा है उसका।
ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंट में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज उतना ही ज्यादा आएगा। आप बस की स्पीड जितना ज्यादा कर दोगे, देखो पहले 20 था, आपने 80 तक स्पीड रखी होगी 80, अगर मैं कहूँ 20 था और आपने और स्पीड तेज कर दी, फोर्स और ज्यादा अप्लाई कर दिया, तो क्या मोमेंटम और ज्यादा हो जाएगा? ऑफकोर्स और ज्यादा हो जाएगा। तो पहले मोमेंटम 60 आ रहा था, डिफरेंस कितना आ रहा था 60, और अब डिफरेंस आ रहा है 100। देखो फोर्स आपने तेज ज्यादा कर दिया तो मोमेंटम भी ज्यादा हो गया, समझ रहे हो? तो ये जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब आप एक क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस चीज को ना मैं एक नेक्स्ट टाइम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आज तक क्योंकि अभी ना टाइम क्या है कि बहुत कम बचा है, 2 मिनट सिर्फ बचा है टाइम ना, क्लास का सिर्फ 2 मिनट बचा है। अगर इसको मैं प्रोपोर्शनल समझाने भी बैठा ना तो खत्म नहीं हो पाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां तक मैंने जितना समझाया आज की थ्योरी में हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो और सेकंड लॉ है, उसको आपको राइट करना है। ठीक है, व्हाट्सएप वैसे तो मैं व्हाट्सएप पे बता ही दूंगा, इसको आपको राइट करना है और लर्न करना है। ठीक है, और क्लियरली इसको समझ के रखना है कि ये क्या चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि अभी ना जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहां पर आपको ये सब काम आएगा। वहां पर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको वहां पर बतानी पड़ेंगी। तो इसीलिए थ्योरी को ना इतना ब्रीफली समझाया जा रहा है। ओके, 3 पार्ट्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन बेटा, ये जो है 3 पार्ट्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन आपने दो तो पढ़ ही लिए, चेंज इन मोमेंटम भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, और थर्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ, ये देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसकी बात कर रहे थे वो है। ठीक, थर्ड वाले को आप क्या बोलोगे, थर्ड वाले को बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें ना एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़ना है आपको। ये जो लॉ होता है ये एक्शन और रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ये देखो एक्शन, यहाँ पे रिएक्शन वर्ड कहीं मिल रहा, हाँ ये रहा रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो इस ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट करेंगे। क्लियर इतनी बात? कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो मुझे। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। बाय ऑल ऑफ यू, बाय यश, बाय रिजू, बाय युगांक, बाय आदित्य, बाय एवरीवन।